ब्रिक का कौन सा साइज होता है, कौन बताएगा? ब्रिक का साइज कितना कितना होता है सेंटीमीटर की mm में? स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज और मॉड्यूलर, बोलो। हाँ, तो वो स्टैंडर्ड साइज को ही हम लोग मॉड्यूलर ब्रिक भी बोलते हैं। जैसे स्टैंडर्ड ब्रिक जिसको बोलते हैं उसको मॉड्यूलर ब्रिक भी बोला जाता है, उसका और एक नाम है मॉड्यूलर ब्रिक। तो स्टैंडर्ड साइज पूछेगा तो 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक कितना है, वो भी सेम है, 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो स्टैंडर्ड साइज कितना होता है ब्रिक का, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होता है 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब पे होता है। ये मेरा स्टैंडर्ड साइज। और मॉड्यूलर साइज भी सेम होता है, इसको मॉड्यूलर साइज भी बोला जाता है, जो मॉड्यूलर साइज भी बोला जाता है। और एक होता है मेरा ट्रेडिशनल साइज। ट्रेडिशनल साइज कितना होता है, ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक कितना होता है, ट्रेडिशनल होता है मेरा 230 बाई 114 बाई 76 mm, ठीक है। ट्रेडिशनल साइज ऑफ सारा mm में होता है, ठीक है। तो और इसमें देखो जो ब्रिक होता है, ब्रिक कैसे देखना होता है, इस शेप का होता है, इस शेप का होता है, जिसका मेरा लेंथ कितना है, मेरा लेंथ, और भी कोई आ रहा है क्या, रुको ऐड कर लेते हैं उसके बाद। हाँ, जिसका लेंथ होता है मेरा 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, इसका उल्टी भी होता है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना होता है 9 सेंटीमीटर। ये मेरा ब्रिक है, मॉड्यूलर ब्रिक है। ये जो ब्रिक है, ब्रिक का बीच में कोई नेम प्लेट होता है, सब कोई देखे होंगे ना, नेम प्लेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं, फ्रॉग। इसका कितना साइज का होता है, इसका जो साइज होता है 100 बाई 40 mm का आता है, ठीक है, 100 बाई 40 mm। इसका डीप मतलब इसका कितना अंदर तक किया हुआ है, इसका डीप कितना होता है, इसका जो डीप होता है फ्रॉक का, वो होता है मेरा 10 से लेके 20 mm का बीच में होता है, इसका जो डीप होता है, मतलब कितना गहरा ही है वो मेरा डीप। तो और फ्रॉक में क्या क्या रहता है, फ्रॉक में कोई जिस कंपनी ब्रिक बना रहा है उसका नेम प्लेट रहेगा। और फ्रॉक फ्रॉक किस लिए दिया जाता है, ब्रिक का यहाँ पे फ्रॉक किस लिए देता है, कोई बता सकते हो, इसका क्या रीजन है, कंस्ट्रक्शनल रीजन, किस लिए यहाँ पे फ्रॉक दिया जाता है? और फ्रॉक कौन सा में काम करता है? देखो फ्रॉक हम लोग इसलिए देते हैं, फ्रॉक क्या करता है ना, बाइंडिंग नेस का काम करते हैं, इसका जो मेन इम्पोर्टेंट है ये मेरा बाइंडिंग नेस का काम करता है।
किसके किसके साथ बाइंडनेस बनाते हैं? सपोज ये जो ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक के ऊपर में अरे कोई ब्रिक देके जो ब्रिक वर्क बनता है उसका बीच में क्या होता है? उसका बीच में हम लोग मोटर डालते हैं, तो मोटर के साथ ये अच्छे से बाइंड हो, मेरा जो ब्रिक है मोटर के साथ अच्छे से बाइंडिंग हो, इसी वजह से यहाँ पे फ्रॉग बाइंडिंगनेस का काम करता है। मतलब फ्रॉग जेतु थोड़ा सा उसका तो स्मूथनेस थोड़ा मतलब इसका लेवल पे नहीं होता है ना, थोड़ा सा अंदर घुसा रहता है उसका जो फ्रॉक का जो है जिसमें नेम प्लेट रहता है। तो इसके साथ जो हम लोग इसके ऊपर कोई ब्रिक डालेंगे तो इसमें कोई बीच में हम लोग मोटर डालते हैं, तो मोटर के साथ ये अच्छे से बाइंडिंग हो पाता है, तब ब्रिक फ्रॉक के लिए बाइंडिंगनेस का काम करता है। जो फ्रॉक है मेन इम्पोर्टेंट है। तो मेरा जो ब्रिक साइज है, ब्रिक कौन सा साइज होता है? स्टैंडर्ड साइज होता है और एक होता है ट्रेडिशनल साइज। तो स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर क्यूब में होता है, और ट्रेडिशनल साइज कितना होता है? 230 बाई 140 बाई 76 का होता है ट्रेडिशनल साइज। ठीक है, ये सारा पे है, सारा मेरा ये मेरा सेंटीमीटर पे 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज है, और ट्रेडिशनल साइज होता है 230 बाई 114 बाई 76 मेरा ट्रेडिशनल साइज है। और ब्रिक का मिडिल पे हम लोग को नेम प्लेट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉक। तो फ्रॉक का कितना साइज होता है? 100 बाई 40 साइज का आता है। कितना साइज? 100 बाई 40 साइज होता है। और इसका कितना डीप होता है? डीप होता है मेरा 10 टू 20 इसका डीप होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है हमारा कौन सा किसके लिए हम लोग कोई एक गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रिक, उसका किसका रीजन है जिसमें हम लोग उस ब्रिक को हम लोग उसका कैरेक्टर को हम लोग गुड क्ले ब्रिक बोलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड क्ले ब्रिक क्या क्या होता है? इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, अच्छा और भी कोई वेटिंग पे है वो लोग ऐड कर लेते हैं। जो लोग का क्लास का 18 हो अभी स्टूडेंट, 29, 28, अच्छा ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रिक किसको बोलते हैं? देखो, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड ब्रिक पॉइंट वाइज बता देते। देखो फर्स्ट आता है मेरा साइज एंड द शेप। तो ब्रिक का साइज एंड द शेप कितना होना चाहिए? द ब्रिक शुड हैव द यूनिफॉर्म साइज एंड प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेस विथ पैरेलल साइड एंड द शार्प स्ट्रेट एजेस। इसका जो साइज होगा मेरा यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए, और इसका जो एजेस है वो मेरा शार्प स्ट्रेट होना चाहिए, और रेक्टेंगुलर सरफेस विथ पैरेलल साइड्स होता है। इस मेरा साइज एंड द शेप कैसे होता है ब्रिक का। उसका नेक्स्ट आता है मेरा कलर। ब्रिक का कलर क्या है? कौन सा कलर का आता है? रेड, रेड होता है, चेरी कलर टाइप आता है। तो ब्रिक should have the uniform the deep red or the cherry color
as the indicative of the uniformity in chemical composition and thoroughness in the burning of the bricks। ठीक है, सबका मतलब सारा सरफेस का कलर मेरा सेम होता है, यूनिफॉर्मिटी होता है जो उसका जो सारा सरफेस है। तो bricks should have the uniform deep red or the cherry color as indicative of the uniformity in chemical composition and thoroughness in the burning of the bricks। ये मेरा कलर है। उसके बाद नेक्स्ट आते है मेरा टेक्सचर एंड द कॉम्पैक्टनेस। तो उसका टेक्सचर कैसे होता है, इसका कौन सा कैसे कॉम्पैक्टनेस कैसे होता है। द सरफेस शुड नॉट बी द टू स्मूथ एंड टू कॉज द स्लिपिंग ऑफ द मोटर। मतलब इसका जो सरफेस होता है ये टोटली स्मूथ नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा स्मूथ हो गया तो मोटर का स्लिपिंग होने का चांस आ जाता है। इसी वजह से इसका जो द सरफेस शुड नॉट बी द टू स्मूथ एंड टू कॉज द स्लिपिंग ऑफ द मोटर। मोटर का स्लिपिंग आ सकता है, इसी वजह से उसका सरफेस टू स्मूथ नहीं होता है। द ब्रिक शुड हैव द प्री कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर। इसका यूनिफॉर्म टेक्सचर आता है। द टू प्री कॉम्पैक्ट एंड द यूनिफॉर्म टेक्सचर। The fracture surface should not allow the fissures and the hole grids or the lumps of lime। Lumps of lime पता है ना क्या होता है? Lumps of lime इसका जो फ्रैक्चर सरफेस देखो, a fracture surface should not show the fissures, hole grids and the lumps of lime। fissures क्या होता है? fissures ये क्या होता है? कोई बोलो। इसका जो फ्रैक्चर सरफेस है इसका अंदर कोई फाटल नहीं होना चाहिए। मतलब जो फ्रैक्चर सरफेस शुड नॉट शो द फीचर्स, मतलब कोई फाटल वगैरह की होल ग्रेड्स एंड द लम्प्स ऑफ लाइम ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो फ्रैक्चर सरफेस लाइम मतलब जो व्हाइट वाला चूना जैसा जो कलर होता है ब्रिक का अंदर, वो सब नहीं होना चाहिए बोल रहा है। जो और क्या बोल रहा है, इसका हार्डनेस एंड द साउंडनेस कैसा होता है। The brick should have the so hard and that when the scratching by the fingernail the no impression is the made। मतलब जब हम लोग ब्रिक में कोई फिंगर नेल से हम लोग टच करेंगे उसमें कोई इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए। उसको when the two bricks are the struck together, मतलब एक ब्रिक है और एक ब्रिक है, जब एक दूसरे के साथ टच करेंगे तो इसमें एक मेटालिक साउंड आना चाहिए, एक मेटालिक साउंड आना चाहिए। ठीक है, जो मेरा बहुत बैड क्वालिटी ब्रिक हो तो उसमें डाल साउंड आता है, मेटालिक जैसा साउंड नहीं आता है। तो जो कि कैसे होता है, इसका हार्डनेस मेरा जो ब्रिक है बहुत हार्ड होना चाहिए एंड द सो हार्ड एंड दैट व्हेन द स्क्रैच बाय द फिंगरनेल द नो इम्प्रेशन इज द मेड। व्हेन द टू ब्रिक्स आर द स्ट्रक टुगेदर ए मेटालिक साउंड शुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। उसका देखो नेक्स्ट आता है मेरा वाटर एब्जॉर्प्शन। उसका जब देखो एक ड्राई ब्रिक का वेट अलग होता है, जब हम लोग उसको 24 आवर्स के लिए पानी के अंदर रखते उसका कितना वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको भी हम लोगों को एक गुड क्वालिटी ब्रिक का अंदर देखा जाता है। देखो वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट एक्सीड द 20% of its the dry weight when kept the immersed in water for the 24 hours। ठीक है, जो हम लोग 24 आवर्स के लिए ब्रिक को जब पानी का अंदर डाल के रखते हैं और उसका जो ओरिजिनल वेट होता है उससे मेरा 20%, उसका वेट का मेरा 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट एक्सीड द 20% of its the dry weight when the immersed in water for the 24 hours। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ एक गुड क्वालिटी ब्रिक का कितना आना चाहिए, द क्रशिंग स्ट्रेंथ द शुड नॉट द लेस देन द 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। या जो कोई गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ मेरा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम होना नहीं चाहिए। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रिक द लेस देन should not be less than 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ब्रिक का अर्थ कैसा होगा, the brick earth should be the free from the stone clunker and the organic matters। ठीक है,
जहाँ पे ब्रिक का अर्थ बनता है वहाँ पे मेरा स्टोन से फ्री होना चाहिए, उसका सरफेस एंड द कंकर एंड ऑर्गेनिक मैटर से मेरा फ्री होना चाहिए। देखो क्या क्या है, फर्स्ट मेरा साइज एंड द शेप, जो साइज होता है मेरा यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए। जो ब्रिक है द रेक्टेंगुलर सरफेस विद द पैरेलल साइड्स एंड द शार्प एंड द स्ट्रेट एजेस होता है। फिर सेकंड आता है मेरा कलर, कलर कैसा होगा, कलर मेरा यूनिफॉर्म डीप रेड और द चेरी कलर का होता है, और इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है। और नेक्स्ट आता है मेरा टेक्सचर एंड द कॉम्पैक्टनेस, इसका टेक्सचर कैसा होता है एंड द कॉम्पैक्टनेस कैसा होता है। इसमें यूनिफॉर्म टेक्सचर रहेगा और इसमें प्री कॉम्पैक्टेड ब्रिक होगा, और इस द फ्रैक्चर सरफेस द should not show the fissures and the holes and the grit और the lumps of lime। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा हार्डनेस एंड द साउंडनेस। तो मेरा जो ब्रिक है, ब्रिक शुड बी द सो हार्ड होता है एंड व्हेन द स्क्रैचिंग बाय द फिंगरनेल द नो इम्प्रेशन इज मेड। व्हेन द, और इसका साउंडनेस कैसा होगा, मेटालिक साउंड होता है। जब टू ब्रिक्स को हम लोग एक दूसरे में टच करते हैं तो मेटालिक साउंड आता है। When the two bricks are the struck together, a metallic sound should be produced। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट exceed 20% of its the dry weight when the kept the immersed in water for the 24 hours। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक के केस में वो शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आता है मेरा ब्रिक अर्थ। तो ब्रिक अर्थ शुड बी द फ्री फ्रॉम द स्टोन, कंकर एंड द ऑर्गेनिक मैटर्स एटसेट्रा। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट आता है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक को हम लोग ऑन द फील्ड प्रैक्टिस का हिसाब से कितना टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कोई बताओ कितना टाइप्स का ब्रिक ऑन द फील्ड प्रैक्टिस का हिसाब से। कितना टाइप्स ऑफ ब्रिक्स होता है? क्या क्या नाम बताओ। वेरी गुड। देखो फर्स्ट क्लास ब्रिक और उसका क्या वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू कैसा होता है, उसका टेक्सचर कैसा होता है, मतलब इसका जो कैरेक्टर है ज्यादा परसेंटेज से हमारा गुड क्वालिटी ब्रिक का जो कैरेक्टर है मेरा फर्स्ट क्लास ब्रिक का उसका कैरेक्टर है। बस क्या चेंजेस है, मेरा वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू एंड उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, बस यही चेंजेस है फर्स्ट क्लास का। देखो फर्स्ट क्लास ऑफ द ब्रिक हम लोग किसको बोलते हैं, देखो फर्स्ट क्लास जो क्ले ब्रिक्स होता है आर द क्लासिफाइड ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, the third class and the fourth class based on their physical and the mechanical properties। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होता है, दीज आर द थ्रूली द बर्न्ड एंड आर द डीप रेड चेरी और द कॉपर कलर का होता है। वह सेकंड क्या पॉइंट है, द सरफेस शुड बी द स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर, जो गुड क्वालिटी ब्रिक का था, विथ पैरेलल शार्प एंड द स्ट्रेट एजेस एंड द स्क्वायर कॉर्नर्स होता है। थर्ड नंबर क्या है, दे शुड बी द फ्री फ्रॉम द फ्लोज, क्रैक्स एंड द स्टोन्स। दिस शुड हैव द, इसका टेक्सचर भी यूनिफॉर्म टेक्सचर है जो मेरा गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रिक का था। दिस शुड हैव द यूनिफॉर्म टेक्सचर एंड नो इम्प्रेशन शुड बी द लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन द
scratch is made by the fingernail, ठीक है। द स्क्रैचिंग बाय द फिंगरनेल, इसमें कोई इम्प्रेशन होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वालिटी का मेरा ब्रिक होता है। द नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन द स्क्रैच इज मेड बाय द फिंगरनेल। जो 6 नंबर क्या होता है, द फ्रैक्चर सरफेस ऑफ द ब्रिक शुड नॉट शो द लम्प्स ऑफ लाइम, जो हमने बताया उसमें कोई जो लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो चूना का कोई लम्प्स होना नहीं चाहिए उसका जो फ्रैक्चर सरफेस का ऊपर। The fracture surface of the brick that should not show the lumps of lime। उसको 7 नंबर क्या है, the metallic or the ringing sound should come when the two bricks are the struck against each other। जब दोनों ब्रिक्स को हम लोग टच करते हैं तो उसमें मेटालिक एंड द रिंगिंग साउंड आना चाहिए, जो मेटालिक एंड द रिंगिंग साउंड आना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है 9 नंबर, द वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी 12 to 15% of is the dry wet when immersed in cold water for 24 hours, ठीक है। इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है शुड बी द 12 to 15% of is the dry wet when immersed in the cold water for the 24 hours। उसके बाद हर एक है इसका, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक द शुड नॉट बी द लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेरा फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ठीक है। तो यही है। तो देखो फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्या है, जनरली मेरा जो गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रिक है उसके साथ रिलेटेड, और इसका कहाँ पे यूज होता है। द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर द रिकमेंडेड फॉर द पॉइंटिंग एक्सपोज द फेस वर्क्स ऑफ द मेसनरी स्ट्रक्चर, फ्लोरिंग एंड द रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। ये सब में मेरा फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूजिंग होता है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जनरली मेरा गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रिक का जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर है सेम टू सेम, बस इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू जो है मेरा 12 to 15% होता है ऑफ द ड्राई वेट, और क्रशिंग स्ट्रेंथ भी सेम है जो मेरा गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक का होना चाहिए। उसका जब हम लोग स्ट्रेंथ चेकिंग करते हैं ना ब्रिक का, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो चेकिंग होता है हम लोग का जो टेस्टिंग मशीन है उसका हिसाब से वहाँ पे कितना स्ट्रेंथ होता है वही दिया हुआ है। तो क्रशिंग, हाँ बस इसमें ब्रिक के केस में एक क्रशिंग स्ट्रेंथ बोल के उसका नाम दे रहा है, ठीक है। मतलब उसका क्रैश करने के बाद जो स्ट्रेंथ आ रहा है मेरा ब्रिक का, मतलब क्रशिंग किस में होता है, जब हमने उसमें कंप्रेसिव प्रेशर लगाते हैं तब ना क्रशिंग होता है। तो उसका कितना स्ट्रेंथ है वही बता रहा है। तो शुड नॉट बी द लेस देन द 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कैरेक्टर था, ब्रिक का कितना साइज है, मेरा जो ब्रिक का जो साइज होता है कैसा, इसका कलर होता है मेरा कलर टिप रेड चेरी और द कॉपर कलर का होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, और इसमें जो सरफेस होता है स्मूथ होता है एंड रेक्टेंगुलर शेप का होता है एंड द शार्प स्ट्रेट एजेस एंड द स्क्वायर कॉर्नर होता है, एंड दिस शुड हैव द फ्री फ्रॉम द फ्लोज क्रैक एंड द स्टोन्स, एंड इसमें टेक्सचर मेरा यूनिफॉर्म होता है एंड नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन द स्क्रैच इज मेड बाय द फिंगरनेल। और 6 नंबर क्या है, द फ्रैक्चर सरफेस ऑफ द ब्रिक द शुड नॉट शो द लम्प्स ऑफ लाइम or a metallic or the ringing sound should be come when the two bricks are the struck against the other। 9 number क्या है, the water absorption should be the 12 to 15% of its the dry wet when the immersed in cold water for the 24 hours। The crushing strength of the brick should not be the less than 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका कहाँ पे यूज करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर द रिकमेंडेड फॉर द पॉइंटिंग and they expose the face work in the masonry structure, flooring and the reinforced brickworks। मेरा फर्स्ट क्लास ब्रिक हो गया। उसे नेक्स्ट आते मेरा सेकंड क्लास ब्रिक। तो सेकंड क्लास ब्रिक इसका क्वालिटी फर्स्ट क्लास से थोड़ा तो कम ही होता है, इसीलिए सेकंड क्लास ब्रिक होता है। इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू भी हाई होगा जितना मेरा फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी हाई होगा, और इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू फर्स्ट क्लास से लो होगा।
तो देखो सेकेंड क्लास ब्रेक का क्या है, आर द सपोज टू हैव द सेम रिक्वायरमेंट एज द फर्स्ट क्लास, द वन एक्सेप्ट, मतलब बाकी सब सारा सेम है, बस ये तीनों मेरा अलग होता है। क्या क्या अलग होता है, द स्मॉल क्रैक्स एंड द डिस्टोर्शन आर द परमिटेड, ए लिटिल हायर वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अबाउट कितना है 16 to 20% of the dry weight is allowed, and the crushing strength should not be the less than the 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और बाकी सारा कैरेक्टर्स मेरा फर्स्ट क्लास का ब्रेक का जो कैरेक्टर्स था सेम टू सेम होता है, बस यहाँ पे चेंजिंग क्या है, चेंज है मेरा स्मॉल क्रैक एंड द डिस्टोर्शन ऑफ द परमिटेड, और सेकंड मेरा लिटिल हायर वाटर एब्जॉर्प्शन of about the 16 to 20% of which the dry weight is allowed, or the crushing strength should not be the less than 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ था मेरा फर्स्ट क्लास ब्रेक के केस में होता शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और सेकंड क्लास ब्रेक के केस में जो क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू था 12 to 15% ऑफ इसका ड्राई वेट था, और सेकेंड क्लास ब्रेक के केस में जो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू है अबाउट 16 to 20%। ठीक है, इसका कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, देखो सेकेंड क्लास ब्रेक को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। The second class breaks are recommended for all the important or the unimportant hidden masonry work and the centering of reinforced brick and reinforced cement concrete RCC structure में भी हम लोग सेकेंड क्लास ब्रिक को यूज करते हैं। वहाँ पे यूज करते हैं मेसोनरी वर्क के लिए, और द सेंटरिंग ऑफ द रेनफोर्स्ड ब्रिक के लिए, और आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए भी हम लोग सेकेंड क्लास ब्रिक का यूज करते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का के ये सब डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड क्लास समझ में आ गया सबको। तो नेक्स्ट आते हैं मेरा थर्ड क्लास ब्रेक। तो थर्ड क्लास ब्रेक का क्या होता है, देखो थर्ड क्लास ब्रेक क्या होता है, ये अंडरब्रंट होता है, and they are the soft and the light color produce a the dull sound when the struck against the other. The water absorption is about the 25% of its the dry weight, और इसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है should not be the less than the 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, तुम लोग याद रखो, ये पर नहीं लिखा हुआ है तो छूट गया। तो देखो तो थर्ड क्लास ब्रेक का होता है, इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू होता है मेरा 25% ऑफ इसका ड्राई वेट होता है, और इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है एंड द लाइट कलर प्रोड्यूसिंग है द डाल साउंड। जब दोनों ब्रेक को हम लोग टच करते हैं उसमें एक डाल साउंडिंग आता है, जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ब्रेक में मेरा मेटालिक साउंड आ रहा था एंड द रिंगिंग साउंड आ रहा था, और थर्ड क्लास ब्रेक में वो डाल साउंड आता है। और इसका कहाँ यूजिंग है, ये यूज होता है मेरा बिल्डिंग टेम्पोररी स्ट्रक्चर कोई जगह में बनाना हो तो वहाँ पे हम लोग थर्ड क्लास ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं मेरा फोर्थ क्लास ब्रेक। तो फोर्थ क्लास ब्रेक कहाँ पे क्या होता है, ये भी ओवरबर्न होता है, आर द badly the distorted in the shape and size and the brittle in nature होता है। इसका कहाँ पे यूज करते हैं, इसका यूज होता है द ballast of such bricks is the used for the foundation and floors in the lime concrete and the road metal। कहाँ पे होता है, the ballast of such the bricks is the used for the foundation and the floors in the lime concrete and road metal। तो मेरा जो ब्रिक का कौन कौन सा साइज होता है बताओ, खुशबू बताई है और कोई बताओ कितना साइज होता है ब्रिक का। ठीक है, ओके, कौन सा साइज होता है उसको हम लोग कौन सा साइज बोलेंगे।
स्टैंडर्ड साइज एंड ट्रेडिशनल साइज। और ट्रेडिशनल साइज कौन सा होता है? हम बोलो ब्रिक का कौन कौन सा साइज होता है? ट्रेडिशनल साइज का कितना है? किसको हम लोग स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं और किसको ट्रेडिशनल साइज बोला जाता है? हम्म। और तुम्हारा स्टैंडर्ड वाला मॉड्यूलर जिसको बोलते हैं? हाँ ठीक है। वो वाला मेरा सेंटीमीटर में है, ट्रेडिशनल साइज मेरा में है, इसको सेंटीमीटर भी कर सकते हो। और साइज ऑफ फॉक कितना है? फॉक का कितना साइज है? ये मेरा फ्रॉक साइज है। फ्रॉक में जो मेरा ब्रिक का जो नेम प्लेट होता है। और कितना टाइप्स ऑफ ब्रिक होता है? कौन कौन सा?
और एक गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रिक का कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और उसको वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू कितना होता है। गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रिक, हम फर्स्ट क्लास का नहीं पूछ रहा है, गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रिक के केस में जो मेरा जो कितना होना चाहिए मेरा क्रशिंग स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, क्या होता है 20%। 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं उठना चाहिए, 20% का अंदर ही होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू है शुड नॉट एक्सीड 20%। और क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट लेस देन 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना है। और फर्स्ट क्लास ब्रिक के केस में कितना है मेरा वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू और कितना है मेरा क्रशिंग स्ट्रेंथ। नॉट मोर देन नहीं है, शुड बी 12 to 15%, 12 to 15% से ज्यादा भी हो सकता है। जो उसका मतलब इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू है मेरा 12 to 15% का बीच में बिलोंग्स करना है, ठीक है। और इसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ का कितना है 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए इसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू। उसका सेकेंड क्लास ब्रिक के केस में कितना है इसका वाटर एब्जॉर्प्शन, और इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ should not be less than 7.0 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और इसका थर्ड क्लास ब्रिक का कितना वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू, और फोर्थ क्लास ब्रिक का तो छोड़ो, उसका तो कोई। और फोर्थ क्लास ब्रिक कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसका जो छोटा छोटा टुकड़ा बनाता है उसके बाद उसको जो फाउंडेशन का नीचे में फ्लोर में और लाइम कंक्रीट में रोड मेटल में इसको यूज किया जाता है। द यूजेस द ballast of such bricks is the used for the foundation and floors in lime concrete and the road metals में काम करता है जो फोर्थ क्लास ब्रिक होता है। बस यही इम्पोर्टेंस है तुम्हारा। थर्ड क्लास ब्रिक हम लोग यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, टेम्पोरारी स्ट्रक्चर, जहाँ पे बिल्डिंग का टेम्पोरारी स्ट्रक्चर बनाना हो वहाँ पे हम लोग थर्ड क्लास ब्रिक का यूज करते हैं। और सेकंड क्लास ब्रिक हम लोग कहाँ करते हैं, सेकंड क्लास ब्रिक जनरली हम लोग जहाँ पे मेसोनरी वर्क हो रहा है वहाँ पे यूज करते हैं, हिडन मेसोनरी वर्क में, सेंटरिंग ऑफ द रेनफोर्स ब्रिक के केस में आरसीसी में, आरसीसी का फुल फॉर्म है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, वहाँ पे यूज करता है। और फर्स्ट क्लास ब्रिक हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक हम लोग पॉइंटिंग में एंड फेस वर्क मेसोनरी स्ट्रक्चर का कहाँ पे फेस वर्क हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, फ्लोरिंग में यूज करते हैं, फ्लोरिंग और रेनफोर्स ब्रिक वर्क में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। हाँ, फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे रेनफोर्स वाला बन रहा है, रेनफोर्स कंक्रीट का वर्क चल रहा है, तो हम लोगों का जैसे जहाँ पे ज्यादा सेफ्टी वाला काम नहीं है तो वहाँ पे सेकंड क्लास का ब्रिक का यूज कर देते हैं। और जहाँ पे सेफ्टी लेके चलना है वहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज करते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक ज्यादा कॉस्टली होता है सेकंड क्लास ब्रिक में, तो बिल्डिंग वगैरह में सेकंड क्लास ब्रिक का यूज कर देता है। उस हाँ, तो क्या क्या कंपोजिशन होता है ब्रिक का, ब्रिक का कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, जैसे सीमेंट का कंपोजिशन पढ़े हो ना, ब्रिक का भी होता है। क्या क्या होते हैं नाम बताओ। सिलिका होता है, एलुमिना होता है, लाइम होता है, मैग्नीशिया होता है और होता है फेरिक ऑक्साइड,
एल्कालीज होता है, कुछ बहुत स्मॉल परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर रहता है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है नेक्स्ट क्लास में उसका डिटेल्स बताएंगे, हम बस नाम बता देते। जो इंग्रेडिएंट होता है, इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ब्रेक करें। हम हैं, क्या हुआ? हो, जो जो नेट का कोई दिक्कत हो रहा है, इसी वजह से वापस से इधर उधर कर रहे हैं नेट ही। हम रिमूव हो गए थे, अभी अभी नेट की दिक्कत था इसीलिए। ठीक है, तो देखो इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ब्रेक अर्थ। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है? फर्स्ट होता है मेरा सिलिका। सिलिका का क्या है केमिकल नेम? क्या नाम है सिलिका? सिलिका SiO2, याद है ना? इसका रहता है ना 50 to 60% सिलिका, सिलिका SiO2। उसके बाद होता है सेकंड होता है एल्यूमिना। एल्यूमिना इसका कितना परसेंटेज होता है? 20 से लेके 30%। इसका डिटेल्स क्या काम है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, हम बस नाम लिख दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा लाइम। लाइम कोई कोई बुक में लिखा है लेस देन 5% होता है, कोई लिखा है 10% होता है, वो अपना अपना टेस्टिंग का हिसाब से लिखा है अपना अपना बुक में। उसके बाद 4 नंबर होता है मेरा मैग्नीशिया। मैग्नीशिया ये होता है मेरा लेस देन 1%। ये सारा बुक में सेम ही तुम लोगों को मिल जाएगा। मैग्नीशिया लेस देन 1% होता है। 5 होता है मेरा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये होता है लेस देन 7%। 6 होता है मेरा अल्कालीज होता है। अल्कालीज लेस देन 10%। और कुछ परसेंटेज रह जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 और वाटर होता है। ये बहुत स्मॉल परसेंटेज रहता है। इसका कितना परसेंटेज है? स्मॉल परसेंटेज का आता है। ठीक है, ये सब मेरा सीमेंट का इंग्रेडिएंट्स होता है। इसका क्या यूजेस है, इसको हम लोग किस लिए मिलाते हैं, और इसका क्या क्या फंक्शन है, ये सब इंग्रेडिएंट्स का नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, काली तो है। ठीक है, ठीक है, तब आज इतना भी रखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। अटेंडेंस ले लेती हूँ। आज का क्लास में सबको समझ में आ गया? ठीक है, पता है अभी ओमाइक्रॉन आ रहा है, ओमिक्रॉन। ठीक से रहो तुम लोग, मास्क वगैरह फिर से पहनना। आ जाएगा, आने में कितना टाइम लगेगा? इधर से मुंबई में तो अफ्रीका से भी कुछ कुछ आ गया है। अफ्रीका से कुछ कुछ आ जाएगा ना, जब स्टार्टिंग में हो गया ना। अभी भी फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट कहाँ बंद हुआ है? फैलने में कितना टाइम लगता है? कहाँ से आ रहा है? वो तो कोई कर्नाटक का कोई स्कूल में भी 13 स्टूडेंट का कोरोना हो गया है।
मतलब छोटे बच्चे लोगों को भी कोरोना हो जा रहा है, स्कूल खोल दिया ना इसलिए। अभी तो ओमिक्रॉन जो आ रहा है, ओमिक्रॉन। हाँ, तुम लोगों का नहीं खोला, तुम लोग अभी बच्चे हो ना, इसीलिए नहीं खोला। हाँ। ठीक है, तुम लोग सेफ रहो रूम पे। सब कोई वैक्सीन ले लिए हो ना? वैक्सीन का सारा डोज कंप्लीट कर लेना, जो जो नहीं किए हो अभी भी। बस जिसका जिसका नहीं है, तो हम सुन रहा है जैसे। क्या बोल रहे हो? हाँ, अभी लग रहा है अभी जितना ओमिक्रॉन तो बाकी दो कोरोना से भी एक्टिव होगा, और उससे दोनों से भी ज्यादा एक्टिव है। ओमिक्रॉन बोला जा रहा है डेल्टा से भी ज्यादा एक्टिव है। डेल्टा में ही कितना लोगों का डेथ हो गया, और ओमिक्रॉन में देखो क्या होता है। एक्टिव हो जा रहा है अब। जहाँ मैसेज स्प्रेड कर रहा है, जो धीरे 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 अपना एक्टिव हो रहा है। अफ्रीका में ही तो स्टार्टिंग हुआ है उसका। ठीक है, चलो तब क्लोज करती हूँ। ठीक है, वेलकम।